हेलो एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेणिक भंडारी और आज हम करने वाले हैं द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड के बारे में एक डिटेल एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे कमाती है। तो फिनिक्स मिल्स एक रियल एस्टेट कंपनी है जो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट कंपनी है। तो फिनिक्स मिल्स चार सेगमेंट में ऑपरेट करती है: रिटेल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड हॉस्पिटैलिटी। तो रिटेल सेगमेंट जो इनका सबसे मेजर सेगमेंट है, तो ये होता है जो कंपनी मॉल्स बनाती है। आप सभी ने सुना होगा द फिनिक्स मार्केट सिटी, फिनिक्स पैलेडियम जैसे मॉल्स के बारे में। ये सारे मॉल्स इस कंपनी के ही ओन्ड एंड ऑपरेटेड है, यानी कि कंपनी ने इन मॉल्स को शुरुआत से बनाया है और अभी इन्हें लीज करके वो रेंटल रेवेन्यूज कमाती है। सेकेंड सेगमेंट की अगर हम बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज। कंपनी बेसिकली मुंबई और पुणे में बेस्ड कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लीज और सेल करती है। साथ ही साथ कंपनी के कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है। अगर हम ऑन गोइंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी के पास दो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है जो बैंगलोर में सिचुएटेड है। एंड कंपनी के पास दो होटल्स है जो वो ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से कंपनी के चार सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। अगर हम कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहे, सभी को एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि अगर ये रियल एस्टेट कंपनी है तो इसका नाम फिनिक्स मिल्स क्यों है? फिनिक्स प्रॉपर्टीज या फिनिक्स रियल एस्टेट ऐसा कुछ क्यों नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है कंपनी की हिस्ट्री में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1905 में एज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, और इसी के वजह से इसका नाम है द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। तो मुंबई में बेस्ड कंपनी के पास 17.3 एकर्स का लैंड था जिसपे वो अपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो फ्लैश फॉरवर्डिंग टू 1959, कंपनी वन ऑफ द अर्लियर कंपनीज थी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। एंड उसके बाद 1986 टू 87 में कंपनी ने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया रियल एस्टेट में। सो दिस वाज द मार्किंग पीरियड कि जब कंपनी ने अपना रियल एस्टेट बिजनेस में अपना फुटप्रिंट चालू किया। सो कंपनी ने हाई स्ट्रीट फिनिक्स ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट वहां पे चालू किया था। एंड हम आगे देखेंगे कि ये कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट साबित हुआ है। 1992 की अगर बात करें तो कंपनी ने रेसिडेंशियल सेगमेंट में फोरे किया था। एंड उसके बाद 2001 में कंपनी ने हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। हाइपर मार्केट इज अ प्लेस कि जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे मिल जाए। ये फॉर एग्जांपल बिग बाजार, डी मार्ट, ये जो सारे स्टोर्स है, ये एक फॉर्म है हाइपर मार्केट का। तो हाई स्ट्रीट फिनिक्स में ही कंपनी ने बिग बाजार का फर्स्ट स्टोर लॉन्च करके इंडिया में हाइपर मार्केट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। 2007 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 4 मॉल्स डेवलप करने का अनाउंस किया। बिकॉज अभी तक के कंपनी का पूरा फोकस तो जो था वो हाई स्ट्रीट फिनिक्स पे ही था। एंड कंपनी ने बहुत जल्द ही रिकॉग्नाइज कर लिया था कि अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। अगर हम देखते हैं 2008 की तरफ, तो कंपनी ने बिग एप्पल करके एक कंपनी को एक्वायर किया जो कि उत्तर प्रदेश के रीजन में, यानी कि नॉर्दर्न रीजन में यूनाइटेड मॉल्स के ब्रांड को ओन करती थी। एंड इस कोलैबोरेशन के बाद कंपनी ने फिनिक्स यूनाइटेड मॉल्स बनाने का डिसीजन लिया। एंड अगर हम नॉर्दर्न बेल्ट में देखें तो जितने भी मॉल्स है वो फिनिक्स यूनाइटेड मॉल्स है, एंड दिस इज अ ब्रांड विद द कोलैबोरेशन ऑफ बिग एप्पल। 2009 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपना पलेडियम मॉल, दैट विच इज आल्सो लोकेटेड इन हाई स्ट्रीट फिनिक्स, उसको लॉन्च किया। एंड उसी के साथ साथ फिनिक्स मार्केट सिटी के ईस्ट कोर्ट के फेस को भी लॉन्च किया। अगर हम बात करें 2011 की, तो कंपनी ने अपने 3 फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल्स को लॉन्च किया, दैट इज मुंबई, पुणे, बैंगलोर एंड कुर्ला। 2012 में कंपनी ने अपनी फर्स्ट होटल को लॉन्च किया, विच वाज कॉल्ड एज द पैलेडियम होटल और द शेंग्री ला होटल। ये भी हाई स्ट्रीट फिनिक्स में ही सिचुएटेड है। उसके बाद 2013 में कंपनी ने फिनिक्स मार्केट सिटी चेन्नई को लॉन्च किया। 2015 में कंपनी ने अपनी सेकेंड होटल यानी कि कोर्टयार्ड बाय मैरियट जो कि आगरा में सिचुएटेड है, उसे लॉन्च किया। 2015 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 283 करोड़ रेस किए थे
वाया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम। 2016 में जो कंपनी की पैलेडियम होटल है, उसको कंपनी ने रीब्रांड किया और उसे लॉन्च किया एज द सेंट रेजिस होटल। अगर 2017 एक लैंडमार्क ईयर रहा है कंपनी के लिए। 2017 में कंपनी ने सीपीपीआईबी के साथ कोलैबोरेट किया। सीपीपीआईबी यानी कि कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, जो जिसके टोटल एसेट्स 250 यूएस बिलियन डॉलर्स है। एंड कंपनी के सिर्फ रिटेल एसेट्स की बात करें, यानी कि सिर्फ जो मॉल जैसे एसेट्स है, सिर्फ उनकी ही बात करें, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी सीपीपीआईबी के पास 10 यूएस बिलियन डॉलर्स का पोर्टफोलियो है। तो ये हमें बताता है कि सीपीपीआईबी इज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन। एंड उसके बाद 2017 से लेके एज ऑफ करंट डेट सीपीपीआईबी ने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं फिनिक्स मार्केट सिटी के साथ। 2020 में कंपनी ने पुणे, बैंगलोर और अहमदाबाद जैसी जगहों पर लैंड एक्वायर किया और साथ ही साथ लखनऊ और इंदौर में 2 अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स को एक्वायर किया। इसमें से पुणे, बैंगलोर और इंदौर की जो एसेट्स है, वो सीपीपीआईबी के कोलैबोरेशन के साथ परचेस हुई है। जबकि लखनऊ की जो एसेट थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट थी, लखनऊ में जो एक्वायर की, वो 100% कंपनी ओन थी। एंड जो अहमदाबाद में थी, वो एक जेवी के थ्रू, जिसमें जेवी पार्टनर बी सफल ग्रुप था। और साथ ही साथ 2020 में कंपनी ने 11 बिलियन रुपीस रेज किए वाया अनदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम। 2021 में कंपनी ने जीआईसी सिंगापुर के साथ कोलैबोरेट किया, जिन्होंने 11.11 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम 2022 की बात करें, तो दिसंबर 2022 में कंपनी ने सूरत में एक लैंड पार्सल एक्वायर करने की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया है। एंड उसका इस लैंड पार्सल पे एक और नया मॉल आने वाला है, जो 2027 में उसका फर्स्ट फेज लॉन्च करने का कंपनी ने प्लानिंग दिया है। अगर हम आगे बात करें, तो इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है। तो इसमें अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स तो है ही, लेकिन कम बेसिकली फंक्शंस के हिसाब से रियल एस्टेट 6 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। एक है रेजिडेंशियल सेगमेंट, दूसरा आता है ऑफिस सेगमेंट, थर्ड इज रिटेल, फोर्थ इज हॉस्पिटैलिटी, देन इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स एंड अदर मिसेलेनियस सेगमेंट्स। तो रेजिडेंशियल यानी कि जो घर बनाते हैं, ऑफिसेज यानी कि जो कमर्शियल स्पेसेस होती है वो, रिटेल यानी कि मॉल्स जैसे एसेट्स या फिर जो कंजम्पशन सेंटर्स है वो, हॉस्पिटैलिटी इंक्लूड्स होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऐसी सारी एसेट्स। अगर हम इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स की बात करें, तो इंडस्ट्रियल जैसे कि कोई फैक्ट्रीज हो या बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, तो वो, एंड अदर्स, जिसमें कि डेटा सेंटर्स, को लिविंग, को वर्किंग स्पेसेस, ऐसी मिसेलेनियस चीजें अदर सेगमेंट में क्लासिफाई होती है। तो आज का डिस्कशन हम फोकस करेंगे रिटेल सेगमेंट में, बिकॉज फिनिक्स मिल्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू शेयर आता है रिटेल सेगमेंट से। तो अगर हम रिटेल की बात करें, तो रियल एस्टेट को ड्राइव करने वाले कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले कंजम्पशन की बात करेंगे। इंडिया का जो कंजम्पशन रहा है, वो FY15 से लेके FY22 तक 10% के कैगार से ग्रो हुआ है। अब ये था ओवरऑल कंजम्पशन। अगर आप हम सेकेंड चार्ट पे फोकस करें, तो हम देख सकते हैं जो डिस्क्रिशनरी रिटेल कंजम्पशन था, वो सबसे ज्यादा ग्रोथ उसने दिखाई है। एंड आने वाले टाइम में, यानी FY22 से लेके FY25 तक एक 15% कैगार की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। अगर हम इंडिया को बाकी सारे कंट्रीज से, बाकी मेजर कंट्रीज से कंपेयर करें, तो जो रिटेल पेनिट्रेशन है ऑर्गेनाइज सेगमेंट में, तो वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 13% है। जबकि यूएस, यूके में और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में ये 80% से भी ज्यादा है। और अगर हम पॉपुलेशन के पीयर्स की बात करें, तो जो चाइना है, जिसकी इंडिया की से सिमिलर पॉपुलेशन है, और जो इंडिया जैसी ही एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां भी 42% का रिटेल पेनिट्रेशन है। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि जो रिटेल रियल एस्टेट है, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इंडिया में। और एक ट्रेंड हमने देखा है कि अभी ऑर्गेनाइज सेगमेंट में काफी ज्यादा शिफ्ट आ रहा है। और इसके दो रीजन है। एक तो ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल, और दूसरा है ऑनलाइन रिटेल। ब्रिक एंड मॉर्टर यानी कि जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं,
उनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है FY22 से लेके FY25 तक 23.1%, जबकि ऑनलाइन रिटेल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 26.4% इन अ सिमिलर पीरियड। तो ऑल्दो ऑनलाइन रिटेल थोड़ा ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है ऑनलाइन में, बट ब्रिक एंड मोर्टर रिटेल भी काफी ज्यादा स्ट्रांगली ग्रो करने वाला है। अगर हम कंपेयर करें जो अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स होते हैं उनको हाई स्ट्रीट और ऑनलाइन रिटेल से, तो अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स यानी कि बेसिकली जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो वो अगर हम उन्हें कंपेयर करें हाई स्ट्रीट से, तो हाई स्ट्रीट में क्या होता है कि एक ही बड़े रोड पे बहुत सारे ब्रांड की शॉप्स वगैरह होती है जहाँ हम शॉपिंग करने यूजुअली जाते हैं। सो अभी अगर हम अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स को कंपेयर करें, तो अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का एक अलग एम्बियंस होता है, एंड प्लस देयर आर मल्टीपल फैसिलिटीज जो कि जैसे कि वहाँ पे पार्किंग के इश्यूज नहीं होते, दे प्रोवाइड रेस्टरूम्स, कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई एंड ऐसे ही मल्टीपल फैसिलिटीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स में एक कंज्यूमर मल्टीपल ब्रांड्स को एक ही जगह पे देख सकता है, एंड अगर हम सेलर्स की बात करें, तो यूसीसी में अपने शॉप्स को प्लेस करने में कंपनी की ब्रांड विजिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। वहीं पे अगर हम रिटेल और अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स की बात करते हैं, तो रिटेल में एक फिजिकल सॉरी अब ऑनलाइन रिटेल में एक फिजिकल टच और फील की जो कमी होती है, वो पूरी करता है यूसीसीज। तो हम मॉल्स में इसीलिए जाते हैं कि हमें प्रोडक्ट को देखने मिल सकता है, एंड उसके बाद हम एक डिसीजन बना सकते हैं कि हमें वो लेना है या नहीं। और उसी के साथ साथ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव से जो इंटरेक्शन होता है, वो हमारे शॉपिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बनाता है। और इसीलिए जो ओनली ऑनलाइन ब्रांड्स थे, वो भी अभी कहीं न कहीं रिटेल पे फिजिकल स्टोर्स पे शिफ्ट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडिया में 2006 तक के पूरी रिटेल इंडस्ट्री फ्रेंचाइजी मॉडल पे थी। 2006 टू 2012 में 51% एफडीआई इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया, एंड उसके बाद अ, 2012 के बाद 100% एफडीआई सिंगल ब्रांड रिटेलर्स और 51% एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेलर्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपने रिटेल कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड है। और अगर हम इन्हीं पीरियड में जो शॉपिंग प्रेफ़रेंसेस होते थे, अगर उनकी बात करें, तो पहले 2006 के प्री एरा में देखें, तो हाई स्ट्रीट और सिंगल स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। उसके बाद शॉपिंग सेंटर्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहा, एंड अभी हम देखते हैं कि हर सिटी में मॉल्स डेवलप हो रहे हैं, एंड ऑनलाइन रिटेल का भी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इस तरह से ऑनलाइन रिटेल और यूसीसीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस आया है 2012 से लेके। अगर हम फीनिक्स मिल्स की बात करें, तो फीनिक्स मिल्स का जो करंट पोर्टफोलियो है, उसमें 4 सेगमेंट्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, तो 4 सेगमेंट्स में कंपनी का पोर्टफोलियो कुछ ऐसा है। अगर हम रिटेल स्पेस की बात करें, तो कंपनी के पास 8 मिलियन स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस है, कमर्शियल में 2 मिलियन स्क्वायर फीट। अगर हम कंपनी के होटल्स की बात करें, तो दोनों होटल्स की मिलाकर कैपेसिटी होती 588 कीज़ की। और अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, तो कंपनी का टोटल 4 मिलियन स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया है। और नीचे हम देख सकते हैं कि यहीं पे 6 मिलियन, 5 मिलियन, 400 कीज़ एंड 3 मिलियन रिस्पेक्टिवली कंपनी के अंडर प्लानिंग यानी कि कंपनी के प्रोजेक्ट पाइपलाइन्स रही है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो कंपनी के मल्टीपल सिटीज में प्रेजेंस है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी किसी एक ज्योग्राफी में फोकस्ड है। कंपनी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ सभी रीजन्स में ऑपरेट करती है। ऑल्दो वेस्टर्न रीजन में कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस्ड है, स्पेशली मुंबई और पुणे में। और अगर हम बैंगलोर की बात करें, तो बैंगलोर में भी कंपनी का अभी बहुत ज्यादा फोकस दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ-साथ कंपनी दूसरी सिटीज़ में भी फोray कर रही है। जैसे कि इंदौर का मॉल है जो 1 दिसंबर 2022 में कंपनी ने ऑपरेशनल किया। उसके बाद अहमदाबाद का मॉल है जो 26 फरवरी 2023 में कंपनी लॉन्च करने वाली है। एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और भी जो है
कंपनी के पाइपलाइन में है। सो अगर आप हम यहाँ पे ये रेड मार्क्स जहाँ पे देख रहे हो, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स वो है जो कि कंपनी के अंडर डेवलपमेंट है, और जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है वो सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है। अगर हम रेसिडेंशियल की बात करें, तो रेसिडेंशियल बैंगलोर और चेन्नई में रहा है। लेकिन चेन्नई के जो दो प्रोजेक्ट्स है, द क्रेस्ट ए बी एंड द क्रेस्ट सी, तो ये दोनों भी प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कंप्लीटली सेल आउट कर दिए हैं। तो इसलिए अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में कंपनी के रेसिडेंशियल सेगमेंट में सिर्फ बैंगलोर में ही दो प्रोजेक्ट्स हैं। और कमर्शियल की अगर हम बात करें, तो करेंटली कमर्शियल सिर्फ मुंबई और पुणे में ही सिचुएटेड है। लेकिन बैंगलोर में भी कमर्शियल एसेट्स आने वाले हैं, और साथ ही साथ चेन्नई में भी। एंड ये सारे एसेट्स रेडी हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ FY 27। इसकी टाइमलाइन भी हम आगे जाके देखेंगे। सो अभी कंपनी के चार जो सेगमेंट्स है, इनका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के रिटेल सेगमेंट की बात करें, जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी के लिए, तो कंपनी के 10 ऑपरेशनल मॉल्स है, यानी कि फिनिक्स पैलेडियम मुंबई, फिनिक्स मार्केट सिटी मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ, पुणे, चेन्नई। तो ऐसे मल्टीपल सिटीज में, टोटल 7 सिटीज में 10 मॉल्स है, जिनका 8 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑपरेशनल स्पेस है। तो FY 21 और 22 कंपनी के लिए बहुत बुरे साल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक। तो कोविड 19 की वजह से जब मॉल्स बंद थे, तो कंपनी के रेंटल इनकम बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड रही थी। लेकिन अगर हम कंपनी के कंजम्पशन ट्रेंड की बात करें, तो जब FY 22 में 69,000 मिलियन का कंपनी का कंजम्पशन था सारे मॉल्स में, तो वहीं 9 मंथ्स ऑफ FY 23, यानी कि अप्रैल 22 से लेकर दिसंबर 22 तक कंपनी का कंजम्पशन, कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है वो था मोर देन 70,000 मिलियन रुपीस का। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक दिख रहा है FY 23 में कंपनी के परफॉर्मेंस में। अ, अगर हम रेंटल इनकम की बात करें, तो H1 FY 23 में ही कंपनी के 6,356 मिलियन रुपीस का रेंटल इनकम जनरेट हो गया था। और अगर हम वही प्री कोविड की बात करें FY 20 की, तो फुल ईयर में 10,200 मिलियन का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यही सारी फैक्ट्स हमें दिखाते हैं कि FY 23 में कंपनी के जो रिटेल सेगमेंट है, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया है कंपनी ने। एंड इसी के साथ साथ आगे और भी ग्रोथ ड्राइवर्स है, जो कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं आने वाले कुछ समय के लिए। सो अगर हम रिटेल ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, तो जितने कंपनी के मॉल्स है, तो हम देख सकते हैं कि सारे मॉल्स में कंपनी की ऑक्यूपेंसी जो है, लीज्ड ऑक्यूपेंसी इज मोर देन 95%। और जो ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी है वो कहीं ना कहीं एक हायर एंड पे ही रही है। फिनिक्स पैलेडियम मुंबई में ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम है। इसका ये रीजन है कि एक न्यू फेज को एक्सपांड किया है, जो कि रिसेंटली लीज तो हो चुका है, लेकिन वहां पे ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। और फिनिक्स सिटाडेल इंदौर, ये जो इंदौर का मॉल है, ये 1 दिसंबर 2022, और आज हम जनवरी में देख रहे हैं कि कंपनी की इस मॉल की ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी 42% है, जो कि काफी अच्छी है। एंड लीजिंग ऑक्यूपेंसी को देख के हम एक कंफर्टेबल पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि कंपनी की जो सारे मॉल्स की ऑक्यूपेंसी रही है, तो वो नियर अबाउट 90 और ऑन अ हायर एंड पे ही रही है। सो मूविंग फॉरवर्ड, कंपनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है रिन्यूअल शेड्यूल। तो कम अगर हम ओवरऑल एसेट्स की बात करें, तो जो टोटल ग्रॉस लीजेबल एरिया है, उसका 1/3 एरिया ड्यू है फॉर रिन्यूअल फ्रॉम FY 23 टू FY 25। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी को एक बहुत ज्यादा रेंटल इनकम का ग्रोथ देखने को मिलेगा, बिकॉज जब भी रिन्यूअल्स होते हैं, तो रेंटल हाइक्स हमें देखने को मिलती है। तो ये चार्ट्स जो है मल्टीपल एसेट्स के हिसाब से ब्रेक डाउन है कि कौन से एसेट के नेक्स्ट ईयर्स में कितना रिन्यूएबल शेड्यूल्ड है। सो आगे बात करते हैं कमर्शियल सेगमेंट की। तो कमर्शियल सेगमेंट में कंपनी के पास 5 कमर्शियल स्पेसेस है, जो कि मुंबई और पुणे, ये दो सिटीज में लोकेटेड है।
तो अगर हम बात करते हैं कि फिनिक्स पैरागॉन प्लाजा, द सेंट्रियम मुंबई, आर्ट गिल्ड मुंबई और फिनिक्स हाउस, ये चारों मुंबई के एसेट्स है। एंड अगर हम बात करें पुणे में, तो ऑल्दो ये 3 टावर्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा एक ही स्पेस है जो फाउंटेन हेड टावर्स के नाम से फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल जो पुणे में है, उसको उसके अलाइंड ही ये प्रोजेक्ट है। एंड ये 3 फेजेस में डिवाइड हुआ है। तो ऐसे 5 फेजेस है जिस जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है इन सारे कमर्शियल स्पेसेस ने FY 22 में, वो था 1580 मिलियन का। सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है FY 21 या 20 के हिसाब से। और अगर हम कंपनी के कमर्शियल सेगमेंट का ब्रेकडाउन देखें, तो जो भी कंपनी के एसेट्स रहे हैं, तो उनमें से जो मुंबई के कुछ एसेट्स है, वो कंपनी ने कुछ पोर्शन उसमें से सेल किया है। एंड बाकी मेजॉरिटी पोर्शन कंपनी का लीजेबल एरिया हो जाता है। तो अगर हम टोटल लीजेबल एरिया देखते हैं, तो 2 मिलियन स्क्वायर फीट है, और जबकि लीज एरिया देखें तो 1.12 मिलियन स्क्वायर फीट है। इसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि जो फाउंटेन हेड टावर 3 है, उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंपनी को FY 23 में ही मिला है। तो इस वजह से यहाँ पे अभी आने वाले समय में यहाँ पे लीजिंग और बढ़ सकती है। सो मूविंग ऑन, अगर हम रेसिडेंशियल सेगमेंट की बात करें, तो कंपनी के दो रेसिडेंशियल सेगमेंट्स, दो दो प्रोजेक्ट्स हैं, वन बैंगलोर वेस्ट एंड कैसाकू। तो वन बैंगलोर वेस्ट ये 9 टावर्स है, जिसमें से 6 टावर्स ऑलरेडी लॉन्च एंड कंप्लीटेड है, और जिनका पोजीशन भी ओनर्स को मिल चुका है। ऑन गोइंग एक 7th टावर जो है वो ऑन गोइंग है, जिसका लॉन्च हुआ था 2019 में। और एज ऑफ Q3 FY 23, टावर 8 एंड 9 अभी तक के लॉन्च नहीं हुए हैं। अगर हम केसाकू की बात करें, तो केसाकू के लिए कंपनी को पांचों की पांचों टावर्स में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगर हम Q2 के जो रेट्स थे, उस रेट्स के हिसाब से इन रिटेल सेगमेंट को वैल्यू करना चाहे, तो कंपनी के पास लगभग 2500 करोड़ की इन्वेंट्री है। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि रेसिडेंशियल सेगमेंट में कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। सो मूविंग फर्दर, कि हम कंपनी के हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की बात करते हैं, तो कोर्टयार्ड बाय मैरियट एंड द सेंट रेजिस मुंबई, ये दोनों कंपनी की होटल्स हैं। सो अगर हम सेंट रेजिस की बात करें, तो ये एक बहुत ही प्रीमियम होटल है। एंड इसकी ऑक्यूपेंसी लास्ट 1 ईयर में काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ कोविड पैंडेमिक जो FY 21 में हिट हुआ था। तो जो May 21 की बात अगर हम देखें, तो ऑक्यूपेंसी 14% तक की गिर गई थी। तो उसका रीजन यही था कि इसमें कोविड की जो न्यू वेव आई थी, तो उसके वजह से ऑक्यूपेंसी कम हो गई। अगर हम रेव पार की बात करें, यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, तो वो भी काफी स्टेडीली ग्रो हो रहा है। अगर हम कोर्टयार्ड बाय मेरियट की बात करें, तो ये एक इशू पॉइंट रहा है कंपनी के लिए। ऑक्यूपेंसी तो अभी काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन जो अ, अ, जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है, वो काफी कम है। एंड मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अभी फोकस कर रहे हैं कि आगरा की जो होटल है उसको पूरी तरह से न्यू मैनेजमेंट के अंडर दे, एंड वहां से एक न्यू चेंज आए, जो कि कंपनी के इस होटल के लिए एक नई ब्रांड इमेज सेटअप कर सके। सो ये थी बात एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की और इन सेगमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अगर हम प्रोजेक्ट पाइपलाइन की बात करें, तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो का जो टारगेट है, तो कंपनी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड करने के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में, यानी कि FY 22 से FY 27 तक, जो रिटेल स्पेसेस है वो 2x करना चाहती है। और उसमें से ऑलरेडी 9 मंथ्स में कंपनी का 8 मिलियन स्क्वायर फीट का रिटेल पोर्टफोलियो हो चुका है। कमर्शियल पोर्टफोलियो की बात करें, तो कंपनी 2 मिलियन से 7.1 मिलियन के लीजेबल एरिया को टारगेट करना चाहती है। और कंपनी एक नया होटल भी ओपन करने वाली है, जिसकी कैपेसिटी रहेगी 400 रूम कीज की। सो ये तो थी एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात। लेकिन अगर हम नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करें, तो
अभी Q4 FY23 और Q1 FY24 में कंपनी 3 न्यू मॉल्स लॉन्च करने वाली है। तो उसमें से सबसे पहला है पैलेडियम अहमदाबाद, जिसका प्री-लीजिंग एज़ ऑफ सितंबर 2022 वाज़ 99%। उसके साथ फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया बैंगलोर और फिनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम पुणे, ये 2 जो मॉल्स रहेंगे, ये ऑपरेशनल हो जाएँगे Q1 ऑफ FY24 में, और इनके जो ऑफिस सेगमेंट्स हैं, वो लॉन्च होने वाले हैं FY25 में। सो अगर हम देखें कि अ, जो पैलेडियम मॉल है, उसकी प्री-लीजिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 99% तक के आ गई है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंपनी ने थोड़ा वेट क्यों नहीं किया कि वो मॉल को ऑपरेशनल होने दे एंड उसके बाद थोड़ा-सा हायर रेंट चार्ज कर सके। तो इसका एक रीज़न ये है कि इस मॉल की विसिनिटी में एक न्यू कॉम्पिटिटिंग मॉल आने वाला है। तो उस उसको कम्पीट करने के लिए कंपनी ने एग्रेसिव लीजिंग भी इस मॉल के लिए की है। लेकिन अगर हम रिसेंटली लॉन्च इंदौर का अगर मॉल देखें, तो उसकी प्री-लीजिंग भी समव्हेयर अराउंड 80 टू 85% के अराउंड थी, बिफोर लॉन्च। अगर हम मार्केट पोजीशनिंग की बात करें कि इंडिया में कौन से ऐसे मॉल डेवलपर्स हैं जो सबसे बड़े हैं, तो इंडिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडियन एसेट्स की, तो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के पास 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया था एज़ ऑफ 30th जून, जबकि फिनिक्स मॉल्स के पास था 6.9, जो करंटली है 8। डीएलएफ एक लिस्टेड कंपनी है जिसका रिटेल पोर्टफोलियो है 4 मिलियन स्क्वायर फीट का, और वर्चुअस रिटेल और लुलु ग्रुप के 4 मिलियन और 3.1 मिलियन के एरियाज हैं। तो हम ये तो क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि फिनिक्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है। और अगर हम बात करें तो जो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है, जो कि एक आरईआईटी है, उसके पास 17 मॉल्स है और सिर्फ 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इनके मॉल्स काफ़ी छोटे होते हैं कंपेयर टू फिनिक्स मिल्स। तो फिनिक्स मिल्स के पास करंटली 8 मिलियन स्क्वायर फीट का पोर्टफोलियो है, जो कि 10 मॉल्स में डिवाइडेड है। तो मॉल की साइज़ भी कंपेयर करते हैं, तो फिनिक्स मिल्स के मॉल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। एंड अगर हम फिनिक्स मिल्स और नेक्सस को कंपेयर करें, तो हम रेंट टू सेल्स रेशियो अगर देखें, तो रेंट टू सेल्स रेशियो मतलब अगर किसी टेनेंट ने अगर एक ₹100 का किया है, तो उसका रेंट कितना आएगा? तो फिनिक्स मिल्स का Q2 के नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें, तो 9.7%, यानी कि अगर किसी ने ₹1000 का रेंट पे कर रहा है, तो उसका किसी का ₹1000 का सेल हुआ है, तो उसने 9.7 रुपीज़ का ही रेंट भरा है ऑन एन एवरेज। वहीं पे अगर हम नेक्सिस की बात करें, तो नेक्सिस के मॉल्स में अगर कोई 1000 का सेल कर रहा है, तो उसमें टेनेंट्स को 12.1 रुपीज़ का अ रेंट पे करना पड़ता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो रेवेन्यू ट्रेंड अगर हम देखें, तो सेल्स की बात करें तो मार्च 13 टू 14 में एक बहुत बड़ा जंप दिख रहा है। तो इसका एक रीज़न ये है कि न्यू मॉल्स थे जो कि लॉन्च हुए, और जो एक्जिस्टिंग मॉल्स भी जब मैच्योर हो गए, तो रेंटल इनकम और रेंटल इंक्रीज़ के वजह से यहाँ पे न्यू एसेट्स के आने की वजह से यहाँ पे एक जंप दिख रहा है। मार्च 20 से लेके मार्च 22 तक के एक एंड अगर हम टीटीएम की बात करें, तो थोड़ा-सा स्लैगिश बिहेवियर दिखा है रेवेन्यूज़ में, जब एफआई 21 और 22 में तो रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन रहे हैं। सो इसका एक रीज़न था कि कोविड-19 की वजह से इनके रेंटल इनकम काफ़ी इम्पैक्टेड थी। अगर हम टीटीएम की बात करें, तो इसमें 2 क्वार्टर्स इंक्लूडेड है एफवाई 22 के, और 2 क्वार्टर्स है एफवाई 23 के। तो उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 2 क्वार्टर्स के बेस पे ही कंपनी के जो टीटीएम रेवेन्यू है, वो ओवरऑल रेवेन्यू एफवाई 20 के हिसाब से को एक्सीड कर चुके हैं। अगर हम पैट मार्जिन की बात करें, तो टीटीएम में हम देख रहे हैं कि 50% का पैट मार्जिन है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना ज़रूरी है कि ये जो पैट मार्जिन है, ये पूरा की पूरा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। इसमें 557 करोड़ का जो प्रॉफिट है, जो Q1 एफवाई 23 में एक्सेप्शनल आइटम की तरह बुक हुआ था। तो दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ अ रीमेजरमेंट ऑफ अ प्रीवियसली हेल्ड स्टेक इन द क्लासिक मॉल डेवलपमेंट कंपनी। तो इसमें जब रीमेज़रमेंट हुआ, तो उस वजह से कंपनी को
तो उस वजह से कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन दिख रहा है। अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो एक सबड्यूड नंबर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका रीज़न ये है कि FY22 जो अ अ, FY12 और FY22 के जो कंपैरिज़न होगा 10 इयर्स के लिए अगर हम देखते हैं, तो FY22 का रेवेन्यूज़ इम्पैक्टेड रहे हैं। तो उस वजह से जो ग्रोथ रेशियोज़ है, वो अभी हमें कम दिख रहे हैं। तो दिस इज़ अ टेक्निकल रीज़न जिसकी वजह से कंपनी के रेशियोज़ अभी कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक प्राइसेस की बात करें, तो स्टॉक प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो हुए। कंपनी के ऑलमोस्ट 18 टू 19% कैगार से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ग्रो हो रहे हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, रियल एस्टेट कंपनीज़ में बैलेंस शीट देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी के रिज़र्व्स बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो हो रहे हैं। एफवाई 13 में जो रिज़र्व्स 1740 करोड़ के थे, वो एफवाई 22 में 6526 करोड़ पे जाकर पहुँचे हैं। अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो एफवाई 13 से लेके एफवाई 21 तक के बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एफवाई 22 में बोरोइंग थोड़ी-सी रिड्यूस हुई है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सिग्नल। कंपनी के एसेट्स भी बहुत स्ट्रांगली ग्रो हो रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं। तो अगर हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जो सारी प्रॉपर्टीज़ जहाँ से कंपनी को रेंटल इनकम आता है, यानी कि होटल्स, उसके साथ-साथ जो रिटेल मॉल्स है और जो रेसिडेंशियल जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी की अगर हम बुक वैल्यू देखें, तो एज़ ऑफ एफवाई 22 समव्हेयर अराउंड 6000 करोड़ की इनकी बुक वैल्यू थी। लेकिन अगर इनको फेयर वैल्यू पे देखा जाए, तो इन एसेट्स की जो जो 6000 एसेट्स की बुक वैल्यू है, उनकी फेयर वैल्यू एज़ ऑफ एफवाई 22 थी नियर अबाउट 16000 करोड़ की। और जो इसके साथ-साथ कंपनी की जो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स है, जो कि 2000 करोड़ की थी, उसको फेयर वैल्यू पे उसका फेयर वैल्यूएशन करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए कंपनी ने उसकी फेयर फेयर वैल्यूएशन प्रोवाइड नहीं की है। अभी एसेट्स देख रहे हैं तो डेट भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कंपनी का डेट पोर्टफोलियो है। अगर डेट प्रोफाइल की अगर हम बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ द डेट इज़ ऑन द ऑपरेशनल एसेट्स। तो मतलब जो डेट है उसका वो मेजॉरिटी इनकम जनरेटिंग एसेट्स पे है, या रादर दैन द अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो। अगर हम देखें तो जून 20 के बाद फिनिक्स पलाज़ियो का जब जून 20 के में लॉन्च हुआ, तो उसके बाद ये डेट ऊपर क्लासिफाई हो गया, यानी कि ऑपरेशनल पोर्टफोलियो में। और अभी वापस से इंदौर का जो लॉन्च हुआ है दिसंबर में, तो सितंबर के बाद से ये भी एक शिफ्ट हो जाएगा, और Q4 में भी जब अहमदाबाद का मॉल लॉन्च होगा, तो उसका डेट भी ऑपरेशनल पोर्टफोलियो में शिफ्ट हो जाएगा। सो कंपनी का ओवरऑल डेट अगर हम देखें, तो अभी जो मार्च 20 में 45,000 मिलियन का था, वो सितंबर 22 में 42.6 थाउज़ेंड मिलियंस पे आ चुका है। तो थोड़ा-सा रिडक्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें रेशियोज़ की, तो आरओई और आरओसी थोड़े से कम दिख रहे हैं। इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि जो एफवाई 21 और 22 में एक तो रेवेन्यू इम्पैक्टेड थे, रेवेन्यू की वजह से प्रॉफिट्स भी इम्पैक्टेड थे। तो एक रीज़न तो वो है, और उसके साथ-साथ कंपनी ने एक बहुत मेजर चंक ऑफ मनी रेज़ किया है। तो अगस्त 20 से लेके कंपनी ने 46.8 बिलियन रुपीस रेज़ किए हैं। तो एंड दीज़ आर थ्रू 5 एक्टिविटीज़। तो उसमें से एक था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम। क्यूआईपी में कंपनी ने 11 बिलियन रुपीस रेज़ किए। उसके बाद सीपीपीआईबी के 3 इन्वेस्टमेंट और जीआईसी सिंगापुर का 1 इन्वेस्टमेंट। तो इन सारी कैपिटल रेज़िंग की वज़ह से जो बेस है आरओसी, आरओई के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड उसके वज़ह से रेशियोज़ भी क कम दिख रहे हैं, एंड ये जो मनी है, ये ओवर द पीरियड, यानी कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में जाके रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर देगा। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें, तो ये कंसर्निंग पॉइंट है कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हिस्टोरिकली थोड़ा कम ही रहा है, यानी कि 1 और 3 के बीच में ही रहा है।
ऑल्दो कंपनी ने डिफ़ॉल्ट्स नहीं किए हैं लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो होने के वजह से एक कंसर्न हमेशा रहेगा। अगर हम डेट इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 2.5 से लेके 0.61 तक के आ गया है। इसमें भी एक रीज़न ये है कि जो कंपनी इक्विटी रेज़ कर रही है उसमें भी, और जो डेट कंपनी रीपे कर रही है वो भी। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से डेट इक्विटी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल दिख रहा है। गवर्नेंस की बात करें तो 2 पर्सन्स है जो कंपनी के लिए बहुत की रोल प्ले कर रहे हैं। One is Mr. Atul Ruia. So he's the chairman of the company and also a member of the promoter group. So Ruia family कंपनी को ओन करती है, इसका इनके प्रमोटर्स हैं, और मिस्टर अतुल रुइया जिन्होंने फिनिक्स मार्केट सिटी, ये जो कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड है, ये इन्हीं की लीडरशिप में कंपनी ने लॉन्च किया है। सो ही इज अ वेरी की पर्सन जो अभी करंट कंपनी के चेयरमैन है, लेकिन हिस्टोरिकली ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अभी कंपनी के मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर शिशिर श्रीवास्तव। सो शिशिर श्रीवास्तव ने कंपनी को 23 इयर्स पहले जॉइन किया था एंड वहां से कंपनी के लिए वेरियस रोल्स प्ले किए हैं। और जो लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी, जो कंपनी ने फंड्स रेज किए हैं, तो फंड रेजिंग रियल एस्टेट कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, कि बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और इस फंड रेजिंग का पूरा इस फंड रेजिंग में की रोल प्ले किया था मिस्टर शिशिर श्रीवास्तव ने, एंड वो करेंटली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर हम फॉरेंसिक एनालिसिस की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो कन्वर्जन रेशियो जो है वो काफी स्ट्रांग है, 118% के अराउंड लास्ट 6 इयर्स के डेटा के हिसाब से। अगर हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज की बात करें तो लास्ट 6 इयर्स में कंसिस्टेंटली कंपनी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज 10% से भी कम रही है, 10% ऑफ नेटवर्थ। हम रिसीवेबल्स और ऑडिट फीस के बारे में अगर देखें तो अ, ये रेवेन्यू से ज्यादा ग्रो हुआ है, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि रेवेन्यू इम्पैक्टेड था FY 22 में। सो और ऑडिट फीस में हम देख रहे हैं कि 37% का जंप आ गया है, लेकिन इसका एक रीजन है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर, तो जो नए ऑडिटर्स ज्वाइन हुए थे, तो उस वजह से एक ऑडिट फीस में इंक्रीज देखने को, एक जंप दिखने को मिला था। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि ऑडिट फीस इतना क्यों बढ़ा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ग्रुप में करंटली 47% ये लोग ओन करते हैं, मेजोरिटी ऑफ विच इज हेल्ड बाय रुइया इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम जून 20 की बात करें तो जून 20 टू सितंबर 20 में एक ड्रॉप देखने को मिला है। दैट वाज बिकॉज ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम जिससे कंपनी ने फंड्स रेज किए थे। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर 21 से मार्च 22 में 2% का इंक्रीज दिखा हमें प्रमोटर स्टेक में। दैट वाज बिकॉज रुया इंटरनेशनल जो कंपनी है, उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया कंपनी में। अगर हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की बात करें तो टोटल फ्री फ्लोट का 91.5% इज हेल्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, और उसमें भी FIs और DIs का एक स्ट्रॉन्ग मिक्स देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशंस के साइड पे आए तो ओवर द लॉन्ग होराइजन हमने देखा था कि कंपनी लिस्ट हुई है 1959 में, लेकिन जो हमें डेटा मिल रहा है वो डिमटेरियलाइजेशन के बाद का है। सो 1996 के अराउंड जब डिमटेरियलाइजेशन हुआ था, तो वहां से कंपनी ने मोर देन 1 लाख% का रिटर्न दिया है। सो अगर हम देखें तो 2007-8-9 के अराउंड 90% ऑफ द वेल्थ वाज इरोडेड। जब इंटरनेशनल लेमैन ब्रदर्स का जब क्राइसिस हुआ था, तो सभी रियल एस्टेट कंपनीज जैसे कि DLF, ब्रिगेड, ये जो सारी लिस्टेड कंपनीज थी उस टाइम पे, उन सभी का वेल्थ ऑलमोस्ट 90 टू 95% डिक्रीज हुआ था। सो उसके बाद भी कंपनी ने थोड़ा एक स्लगिश बिहेवियर से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ग्रो हुए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पोस्ट कोविड, जब कोविड का एक ड्रॉप आया और उसके बाद 1 साल तक के प्राइसेस को प्री कोविड हाई पे टच होने को लगा, और उसके बाद लास्ट 1 ईयर में कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुए हैं।
सो अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो निफ्टी रियल्टी जो 15% डाउन था, वहीं पे फिनिक्स मिल्स ने 37% इंक्रीज दिखाई है। तो इसका एक बेसिक रीज़न ये था कि कंपनी के एसेट्स ऑपरेशनल होने लग गए, कंपनी की पाइपलाइन थी वो और ज़्यादा विजिबली दिखने लगी, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है वो लॉन्च होने के बहुत क्लोज़ आने लग रहे हैं। सो और रिन्यूअल्स के वजह से भी जो रिन्यूअल्स की वजह से रेंटल इनकम की एक्सपेक्टेशन है, तो इन सभी चीज़ों को मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए फिनिक्स मिल्स की स्टॉक प्राइस को उतना वैल्यू दिया है। अगर हम देख सकते हैं कि फिनिक्स मिल्स वन ऑफ द आउट परफॉर्मर था और निफ्टी रियल्टी का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है एफवाई 20 सॉरी कैलेंडर ईयर 22 में। अगर हम कंपनी के पी की बात करें तो स्टॉक का पी है 22.7 एज ऑफ 12 जनवरी और इसका मीडियन पी था 38.62 5 ईयर मीडियन पी। सो हम देख रहे हैं कि एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ का के अराउंड है। So, कंपनी के स्टॉक प्राइसेस नियर टू their 52 वीक हाई जोन है एंड नॉट ओनली 52 वीक हाई बट आल्सो their ऑल टाइम हाई जोन। तो दिस इज वन थिंग। अगर हम कुछ रिस्क की बात करें कि किसी भी कंपनी को हम अगर एनालाइज करें तो हमें सिर्फ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही नहीं, जब उसके साथ आने वाले रिस्क फैक्टर्स को भी असेस करना चाहिए। मैंने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में तो आपको कहीं ना कहीं बताया है कि ये सारी चीजें कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग्स है। लेकिन अगर हम समराइज करना चाहें तो कोविड-19 पैंडेमिक एक बहुत बड़ा रिस्क रहा है कंपनी के लिए। और अगर वापस से कोई न्यू वेव आती है तो कंपनी के जो ऑक्यूपेंसीज है और जो रेंटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं। और यही हमने देखा था एफवाई 21 और 22 में। उसके बाद एक टाइमलाइन का डील है। तो जो पाइपलाइन का अ, कंपनी की पाइपलाइन थी, तो उसके लिए कंपनी ने टाइम हॉराइज़न दिया था एफवाई 27 का। लेकिन उसके पहले कंपनी के अगर आप फाइलिंग्स देखोगे तो पहले की टाइमलाइन्स एफवाई 26 थी, लेकिन जो दिसंबर 2022 का जो कंपनी अपडेट जो कंपनी ने जनवरी के मंथ में दिया था, तो उसमें ये टाइमलाइन कंपनी ने एक्सटेंड कर दी। तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग फॉर द कंपनी। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें, तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट 9-10 साल में कंटिन्यूअसली 1 टू 3 के अराउंड ही रहा है। तो बीइंग अ रियल एस्टेट कंपनी अगर कहीं फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो इंटरेस्ट कवरेज के फ्रंट पे कंपनी इम्पैक्ट हो सकती है। और स्टॉक प्राइस भी मतलब डेट के रियल एस्टेट में डेट को के साइड में मार्केट के स्टॉक प्राइसेस भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं कि अगर कंपनी अपनी डेट ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में कैपेबल नहीं होती है, तो मार्केट उस उन स्टॉक्स को बहुत ही ज़्यादा बीट करता है। और दूसरा है लीज़ रिन्यूअल्स। तो लीज़ रिन्यूअल्स ऑल्दो दिस इज़ अ अपॉर्च्युनिटी फॉर कंपनी कि कंपनी को इंक्रीज़ रेंटल्स मिले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब लीज़ टर्म खत्म हो रहा है, तो कुछ टेनेंट्स म मॉल्स को छोड़ के या उनके ऑफिसेज़ को छोड़ के जा सकते हैं। तो ये भी एक रिस्क है, जो कंपनी के लिए अ, इम्पैक्टफुल हो सकता है। एंड ये नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए भी मतलब एफवाई 24 और 25 में बहुत ज़्यादा कॉशियसली हमें ये चीज़ को देखना पड़ेगा। सो दिस वाज़ द टुडेज़ प्रेज़ेंटेशन एंड आई होप यू हैव लाइक्ड दिस प्रेज़ेंटेशन। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए जदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।